तो ये हमारा एक सिंपल नेटवर्क है जिसमें हाउ मेनी लेयर्स आर इन दिस नेटवर्क। थ्री लेयर्स। जी। तो एक जो फर्स्ट लेयर होती है जिस पे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसको हम इनपुट लेयर कहते हैं। और फिर जो लास्ट लेयर होती है उसको हम आउटपुट लेयर कहते हैं। और फिर बीच में इधर एक हिडन लेयर है। तो हमने इसी तरह ना न्यूरॉन्स के नाम भी उसी तरह रख दिए। इनपुट लेयर में जो न्यूरॉन्स हैं या जो यूनिट्स हैं उनको I1 I2 कह रहे हैं। हिडन जो एक्चुअल न्यूरॉन है H1 H2 है वो। और फिर फाइनल आउटपुट लेयर में भी दो न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरल नेटवर्क क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, फ़िलहाल हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हमारा इंटरेस्ट इसमें ये है कि इस न्यूरल नेटवर्क में जितने भी पैरामीटर्स हैं, थीटा जिनको हम कहते रहे हैं अभी तक, यहाँ पे हमने उनका नाम बदल दिया है। डब्ल्यू कहना शुरू कर दिया हमने यहाँ पे। तो we want to estimate the values of these parameters। तो हमें किसी ने इनपुट आकर बता दी है। इनपुट जो बताई है वो एक ही एग्जांपल है हमारे पास इनपुट की ना। तो I1 जो है दैट इज़ 0.05 एंड I2 इज़ 0.10। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे ब्लू। दिस विल बी द इनपुट। इसका मतलब ये है कि दो फीचर्स हैं इनपुट पे। या अगर आप इमेजेस के बारे में बात करें तो दो ही पिक्सल्स हैं पूरे इमेज में। तो अगर हम इन दो इनपुट्स के लिए नेटवर्क के को सॉल्व कर सकते हैं तो हम दो से ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं। तो सिंस वी आर डूइंग इट बाय हैंड तो हम चाहेंगे कि हम सिंपल एक नेटवर्क रखें। अच्छा, और फिर इस इनपुट के लिए आउटपुट हमें किसी ने आकर बता दी है। उसने कहा है कि पहले न्यूरॉन की आउटपुट होनी चाहिए 0.01 और दूसरे न्यूरॉन O2 की आउटपुट होनी चाहिए 0.99। तो ये हमारा जो है ना एम है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि न्यूरॉन H1 जो न्यूरॉन है इसके कितने पैरामीटर्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने हैं। थ्री होंगे। जी, थ्री पैरामीटर्स होंगे। आप बताएं कौन कौन से उनके नाम बताएं। थीटा नॉट जिसको हम कह रहे हैं B1, और I1 इंटू थीटा 1 इंटू I1 और थीटा 2 इंटू I2। हाँ, तो यहाँ पे इन थीटा वेव 1 तो नहीं है, यहाँ की पे जगह थीटा तो वेव नहीं हो लिखा। जाएंगे। W1 और W2 है। तो W1 W2 एंड B1 ये तीन पैरामीटर्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट करने। तो ये जो बॉटम पे आपको 1 लिखा हुआ आ रहा है, ये 1 हमने क्यों लिखा हुआ है इस यूनिट के साथ। सर ये इसका बायस है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। नहीं, बायस जो है वो तो पैरामीटर है ना जिसको हम थीटा नॉट वैसे कहते हैं और यहाँ पे हम उसको B1 कह रहे हैं। तो थीटा नॉट के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई होती है, कोई फीचर तो मल्टीप्लाई नहीं होता। जिस तरह थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1, तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इस वजह से हमने यहाँ 1 लिख दिया है इस यूनिट के अंदर। ये ये वही है जो हम पहले करते हुए आए हैं, कुछ नया नहीं है। तो कैन यू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन दिस नेटवर्क। कितने पैरामीटर्स हैं इस पूरे नेटवर्क के जो कि हमने पता चलाने हैं। 12।
12 कैसे हो गए? 12 कैसे हो गए? तो 3 into 4 और आउटपुट पे भी अगर 2 ऐड करें तो 14 हो जाएंगे। आउटपुट पे तो आउटपुट होती है ना, आउटपुट पे कोई पैरामीटर तो नहीं होता है। 10 होंगे पैरामीटर। 10 होंगे 10 क्योंकि इनपुट वाले भी हमें उन्होंने बता दिया I1 इज इक्वल टू 0.05 और I2 इज इक्वल टू 0.10। हाँ, इनपुट तो हमें कोई बताता है ना, तो उसको तो हम पैरामीटर तस्वर नहीं करते ना, वो तो हमने पता नहीं ना चलाना होता, वो तो हमें पता होना चाहिए अगर हमने कोई चीज़ लर्न करनी है। तो 10 कैसे हो गए? अब अगर मेरे पास H1 और H2 दो न्यूरॉन्स हैं और O1 और O2 दो और न्यूरॉन्स हैं आउटपुट लेयर में, तो टोटल 4 न्यूरॉन्स हो गए। और अगर एक न्यूरॉन के 3 पैरामीटर्स हैं, जिस तरह H1 का है W1, W2 और B1, एक न्यूरॉन के 3 पैरामीटर हैं, तो 4 न्यूरॉन्स के टोटल कितने पैरामीटर होंगे? तो 10 क्यों कह रहे हैं हम? अच्छा, 10 हम इस वजह से कह रहे हैं, इस स्पेसिफिक एग्जांपल में हम 10 इस वजह से कह रहे हैं कि हमने ये कहा है कि H1 जो है उसका जो बायस टर्म है थीटा नॉट, या जिसको हम B1 कह रहे हैं, और इसी तरह H2 की एक बायस टर्म होगी। हमने कहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि इन दोनों जो ये लाइनें हैं ग्रे वाली, इनका जो वेट है वो B1 होगा। ये हमने अपनी तरफ से शर्त रखी है। तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम करने का हमें क्या फ़ायदा है? सेम करने का बस हमें यही फ़ायदा है कि हमारे नेटवर्क में ना कुछ पैरामीटर्स कम हो गए। बोथ ऑफ द न्यूरॉन्स इन द हिडन लेयर H1 and H2 दे हैव द सेम बायस टर्म B1। ये हमारी तरफ से है कंडीशन, ज़रूरी नहीं है कि ये हो। तो यू कैन से कि ये जी पैरामीटर शेयरिंग हो रही है, न्यूरॉन्स आर शेयरिंग। तो ये जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि पैरामीटर शेयर हो रही हैं, तो बेसिकली वो यही होता है कि कुछ तारे हैं नेटवर्क के अंदर जिन पे हमने ये शर्त रख दी है कि उनका एक ही वेट होगा। तो उससे ये होता है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम हो जाते हैं। तो वो कौन सी सिचुएशन होती है जब आपको आपका नेटवर्क अच्छा काम ना कर रहा हो और आपको पैरामीटर कम करने पड़े? व्हाट विल बी दैट कंडीशन? और ओवर फिटिंग हो रही हो तो। हाँ, तो उसमें एक तरीका हमारे पास ये है पैरामीटर्स को कम करने का। तो बहरहाल अगर नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंट करते तो 12 हो जाने थे। अच्छा, तो थीटा की जगह हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है W1 W2, और अब हम जो है ना देखते हैं। अच्छा, अब हम वी आर स्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम, हमें ये W और B1 इनके वेट्स हमें नहीं पता। जब हमने नेटवर्क शुरू किया ना, हमने एक नेटवर्क बना लिया और अब हमें इनके वेट्स नहीं पता, तो हमने पहली दफ़ा गैस कर ली। ये जो रेड में वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये वो हैं जो कि हमने गैस की हैं। W1 की वैल्यू गैस हो गई 0.15, W2 की गैस हो गई 0.20, W3 की हो गई W3 की होगी 0.25, B1 की होगी 0.35। ये गैस की है। तो ये गैस अच्छा है या बुरा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? आउटपुट से। अब हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे ना, I1 और I2 को यूज़ करके आउटपुट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो आउटपुट 0.01 और 0.99 से कितनी डिफरेंट है।
एरर कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमने पहला गैस किया है ये अच्छा है कि नहीं। और अगर ये गैस अच्छा नहीं है, जो कि नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम वेट्स की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि एरर कम हो जाए। इसका ऑटोमेटिक मेथड हमने पढ़ा हुआ है। ऑटोमेटिक मेथड कैसे करते हैं हम ये करते हैं कि हम डेरिवेटिव लेते हैं आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। यही है ना ग्रेडियंट डिसेंट। तो हमें जो है ना नई वाली वैल्यू पता चल जाएगी पैरामीटर की। तो जब हमें नई वाली वैल्यू पता चल जाएगी, हम उस वैल्यू के लिए दोबारा आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे एरर कम हो रहा है कि नहीं, और इस तरह ये वैल्यूज अपडेट होती रहेंगी और हर स्टेप पे एरर कैलकुलेट होता रहेगा, और हमें जो है ना इस तरह हमारे वेट्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी वांट टू सी। वो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, वो ये रखना है कि ये जो हमने रैंडम गैस किया है पैरामीटर्स को, रैंडम गैस करने के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस है कि नहीं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग, कि रैंडम गैस से बेहतर कोई तरीका है इस काम को करने का। वी विल कम टू दैट पॉइंट, बट अभी बस रैंडम गैस कर ली। तो just for simplification what we are doing is कि जो हम काम कर रहे हैं ना, वो मैं इधर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा न्यूरॉन है ना एक, इस न्यूरॉन की कुछ इनपुट्स होती हैं, 3 हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2, जिनको अब हम W0, W1, W2 और B1 कह रहे हैं। तो बेसिकली इस न्यूरॉन की ये जो आउटपुट है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन ये होती है जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, एच थीटा ऑफ एक्स। ये एक्स नॉट इनपुट पे आएगा, x1 इनपुट पे आएगा और x2 इनपुट पे आएगा। तो इसकी आउटपुट हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मॉइड फंक्शन से। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी है ना। तो ये कैलकुलेशन हम 2 स्टेप्स में कर रहे होते हैं। पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं थीटा ट्रांसपोज एक्स। तो ये जो कैलकुलेशन है ना थीटा ट्रांसपोज एक्स वाली, उसको मैं इस न्यूरॉन के अंदर वैसे ही डिवाइड करके लिख रहा हूँ। पहले थीटा ट्रांसपोज एक्स कैलकुलेट होता है और उसके बाद ये सिग्मॉइड फंक्शन कैलकुलेट होता है। ये पावर में ये लिख देते हैं, और फाइनली जो आउटपुट होता है वो एच थीटा ऑफ एक्स होता है। तो ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वेब पेज, जहाँ से मैंने ये एग्जांपल यूज़ की है, तो वो उसने जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ कि उसने ये जो पहले वाला स्टेप है ना, इसको उसने दे दिया है, इसको कहता है नेट वैल्यू, जो थीटा ट्रांसपोज एक्स है। और ये जो फाइनल आउटपुट कैलकुलेट होता है उसको ये कह देता है आउट वैल्यू। तो ये सिर्फ नाम उसने बदले हैं, काम वही हो रहा है। तो ये नेट और ये आउट जो है ना, इनका सामने जो सुपरस्क्रिप्ट लिखा होता है ना, उसका मतलब है किस न्यूरॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो न्यूरॉन का हमने नाम रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आउट H1 होगा तो इसका मतलब है H1 न्यूरॉन की आउटपुट वैल्यू। तो ये कन्वेंशन आपने याद रखनी है। हर न्यूरॉन के लिए हम 2 इक्वेशंस लिखेंगे, एक नेट इक्वेशन लिखेंगे और एक आउट इक्वेशन लिखेंगे। तो वी विल सी व्हाई वी आर डूइंग इट इन
using two equations. It will help us. तो ये हमने कर लिया है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो न्यूरॉन है पहले वाला, इसका नाम है H1। तो आप मुझे नेट H1 और आउट H1 की इक्वेशन लिखकर दिखाएं। नेट H1 की क्या इक्वेशन होगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नेट H1 एंड क्या इक्वेशन होगी ये बता सकते हैं आप? कैन यू कैलकुलेट नेट H1? यहाँ पे देखें ना अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिख के बताएं। क्या इक्वेशन होगी H1 के लिए? इसमें यही है ना कि I1 मल्टीप्लाई होगा W1 से प्लस I2 मल्टीप्लाई होगा W2 से प्लस B1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। दैट इज नेट H1। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 8.35 इधर लिखने दें। W1 मल्टीप्लाई होगा I1 से प्लस W2 मल्टीप्लाई होगा I2 से और B1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो W1 और W2 और B1 इनकी वैल्यू हमने पहली दफ़ा गैस की है और I1 और I2 की वैल्यू हमें बताई हुई है उन्होंने। तो आप जो है ना ये वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बता दें ये क्या वैल्यू आती है नेट H1। So this is something you have to tell me. सर ये W सर ये W3 क्या चीज़? सर ये W3 होगा। क्या चीज़ W3 होगी? W2 जो है इसकी जगह W3 होना चाहिए। W2 की जगह W3 होना चाहिए। अच्छा, इस पिक्चर में कंफ्यूजन है ना। ये W1 और W2 H1 में जा रहे हैं और W3 एंड W4 आर गोइंग टू H2। ये सर ड्रॉ होने में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये जो W जिस लाइन के पास है ना वो है रेड वाली वैल्यू को आपने नहीं, W जिस लाइन के पास है। W2 is closer to the line going to H1। सर ये ओवरऑल सारे ऐड करके एक नंबर बनेगा ना इसका आंसर? हाँ जी, वो बताएं ना नंबर क्या है। 0.3825। क्या चीज़? 0.3825। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.3825। 3825। सबका यही आ रहा है या किसी का मुख्तलिफ भी आ रहा है? सर 0.3775। अच्छा, एक ऑप्शन आ गई 0.3775। सर मेरा भी 0.3775 है। अच्छा, दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लें, हो सकता है ये 0.3775 ठीक हो। अच्छा, जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया है ना तो नेक्स्ट चीज़ जो आपने मुझे कैलकुलेट करके बतानी है वो है
आउट H1, आउट H1 क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस e पावर माइनस नेट H, नेट H1। तो ये ज़रा वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं, ये क्या है? सर 0.59। सर 0.5932। 0.59। अच्छा चले, मैं भी देख लेता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आई है। ये मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनको आप वेरीफाई कर लें। आउट H1 की बात आ रही है ना, 0.5932। अच्छा, अब क्या होगा? अब आपके पास ना H1 की आउटपुट आ गई, तो अगर आप नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन की आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं O1 की, तो अब आपको दूसरी क्या चीज़ चाहिए? आप O1 वाला जो न्यूरॉन है इसकी आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो व्हाट डू यू नीड? आउट H1 आ गया आपके पास, आउट तो H2 की वैल्यू चाहिए। आउट H2 की चाहिए, क्योंकि इस पिछली लेयर की जो मिडिल लेयर की आउटपुट है दैट विल बिकम द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट लेयर। और हमने यही बात लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि दिस इज वेयर न्यूरल नेटवर्क्स आर डिफरेंट टू द अदर मेथड्स, कि ये जो इंटरमीडिएट वैल्यूज बन रही होती हैं, हमने ये देखा था कि लीनियर लीनियर टर्म्स के होने के बावजूद एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क ने इट मैनेज टू क्लासिफाई और फिगर आउट अ डिसीजन बाउंड्री व्हिच वाज नॉन लीनियर। ठीक है, तो अब आप इस तरह करें कि आई विल टेक 2 मिनट्स, आप 2 मिनट में ना आउट H2 की इक्वेशन लिख लें, नेट H2 की इक्वेशन लिखें, आउट H2 की इक्वेशन लिखें, नेट O1 लिखें, आउट O1 लिखें, नेट O2 लिखें, आउट O2 लिखें। तो ये कितनी होगी? 8 इक्वेशंस हैं जो कि आपने लिखनी है, और उसको कैलकुलेट भी करें। तो आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स बिफोर ईच वन ऑफ यू सॉल्व्स दिस, तो फिर वी विल सी कि हमने ठीक किया है कि नहीं। तो यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट डूइंग दिस। मैं आपको जो है ना ये नेटवर्क दिखा देता हूँ।
जी, कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने? आर यू रेडी? सर अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। So there are 8 equations you have to calculate, and then we will use these 8 equations क्योंकि बाद में हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है कहीं जाकर, तो we will need these equations. सर हो गया। 4.8654 ये देख लें। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ ना, कुछ वैल्यूज़ मैंने भी कैलकुलेट की हुई हैं, तो आप यहाँ से कंपेयर कर लें। नेट H1 तो हमने कर दिया था। आउट H1 0.5932 था, आउट H2 है 0.5968। बाद ये बाकी कैलकुलेशंस यहाँ पे हैं, तो यू कैन वेरीफाई कि ये ठीक है कि नहीं है। अब जब आप ये कैलकुलेशंस कर लेंगे ना, तो आपके पास आउट O1 आ गया है, विच मीन्स द आउटपुट ऑफ O1 एंड आउट O2। तो ज़रा देखें, कंपेयर करें इनको, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हमें दी हुई थी किसी ने, उनके बराबर है कि नहीं। नो सर। O1 हमें क्या बताया हुआ था कि इस न्यूरॉन की क्या आउटपुट होनी चाहिए, 0.01। और हमारी क्या आ रही है? हमारी 0.7513। हाँ, तो ये डिफरेंस है ना, तो देयर इज सम एरर। तो अब हमने एरर कैलकुलेट करनी है, और फिर जो है वो देखेंगे कि तो एरर अब टोटल एरर कैसे कैलकुलेट होगी। एक एरर का पार्ट होगा पहले वाले न्यूरॉन की आउटपुट के साथ एरर, और ये जो वैल्यू है ना, ये जो ब्लू में लिखी हुई है, इसको बेसिकली हम टारगेट वैल्यू कह देते हैं। तो आउट O1 माइनस टारगेट O1, कुछ इस तरह की एरर होगी। स्क्वायर प्लस आउट O2 माइनस टारगेट O2 स्क्वायर, फिर मीन ले लेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप ज़रा ये वेरीफाई करें। ये जो एरर्स कैलकुलेट की हैं मैंने, पहले फर्स्ट न्यूरॉन की एरर कैलकुलेट की है, उसको मैं EO1 कह रहा हूँ, और फिर EO2 कैलकुलेट की है, और उसके बाद जो है ना, उन दोनों का जो है वो जमा कर दिया, तो टोटल एरर आ गई। तो
तो आपके पास भी यही आ रही है, ये टोटल एरर ठीक लिखी हुई है। यस सर। अच्छा, अब एरर 0 नहीं है, इसका मतलब है कि जो हमने पैरामीटर्स गैस किए थे ना वो अच्छे नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि पहली दफ़ा गैस करेंगे और दूसरी दफ़ा फिर ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू वी कैन improve the initial guesses for our parameters। तो W इस टोटल एरर का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू W5। लेट्स स्टार्ट विद W5। तो जो काम हमने करना है वो ये है, ये अपडेट इक्वेशन है ना हमारी, ये जो टॉप पे लिखी हुई है ग्रेडियंट डिसेंट के W5 और अल्फ़ा की वैल्यू अभी आप कुछ एज्यूम कर लें, हाफ एज्यूम कर लें लेट्स से। अल्फ़ा की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए ना, तो इस अल्फ़ा की वैल्यू को फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं टोटल एरर का विद रिस्पेक्ट टू W5। तो टोटल एरर की इक्वेशन ये लिखी हुई है आपके सामने, ET जिसको हम कह रहे हैं, और इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू W5। तो माय क्वेश्चन टू यू इज वेयर इज W5? इन दोनों टर्म्स में तो W5 है ही नहीं, या है? सर जो हमारा आउट वन है वो तो O1 से आया है, तो O1 के एक इनपुट है ये W5। हाँ, तो इसका मतलब ठीक है, आउट O1 में कहीं W5 छुपा हुआ है ना। तो ये जो दूसरी टर्म लिखी हुई है हमने आउट एरर O2, इसमें है कहीं W5 इस सेकंड टर्म में? नो सर। तो इसका मतलब ये है कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना, अभी कैलकुलेट करते हैं हम डेरिवेटिव, तो ये जो EO2 है उसका डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू W5, उसमें है ही नहीं W5, इट डज नॉट डिपेंड ऑन W5। सिर्फ एरर EO1 जिसको हमने लिखा हुआ है उसमें W5, और उसमें भी सर W5 जो है, मैं पॉइंट मिस कर गया हूँ, ये W5 क्यों कैटर कर रहे हैं सर? थोड़ा सा अगर मैं मिस कर गया हूँ बता दें। नहीं हमने देखा है ना कि एरर नॉन ज़ीरो है, तो अब नॉन ज़ीरो एरर होती है तो फिर हमने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना होता है ना, कि हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर और फिर उसकी वैल्यूज़ अपडेट करते हैं ताकि हमें वो वाले पैरामीटर की वैल्यू पता चल जाए जिसके लिए ET विल बी मिनिमम। हम यही चाहते हैं ना कि ET मिनिमम हो जाए, तो उसके लिए हमने जो तरीक़ेकार पढ़ा है वो तो ग्रेडियंट डिसेंट ही है ना, ये जो टॉप पे लिखा है। तो अब W5 की पहली दफ़ा तो वैल्यू हमने गैस की थी, अगली दफ़ा हम ग्रेडियंट डिसेंट रूल अप्लाई करके नई वाली वैल्यू पता चला लेंगे, एक्चुअली वो वाली ठीक वैल्यू होगा पता सर। चला। तो अब हम वही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अब हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करनी है। तो हमने ही देखा था कि जो टोटल एरर है उसमें दो टर्म्स हैं, एक पहले वाले न्यूरॉन की आउटपुट पे एरर जिसको हमने EO1 कह दिया था, और फिर दूसरे वाले न्यूरॉन की आउटपुट पे एरर EO2। तो हम ये तलाश कर रहे थे कि डेरिवेटिव लेना है तो W5 है किधर, क्योंकि अगर तो W5 नहीं है तो फिर तो डेरिवेटिव ज़ीरो होगा,
तो वी फिगर्ड इट आउट कि जो W5 है ना वो आउट O1 के अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि पहले वाले न्यूरॉन की आउटपुट डिपेंड करती है उसकी इनपुट पे, और इनपुट पे W5 है। तो इसका मतलब है कि ये जो EO2 है ना, ये तो ज़ीरो हो जाएगा स्ट्रेट अवे, डेरिवेटिव का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि W5 चेंज करने से पहले वाले न्यूरॉन की आउटपुट चेंज होती है, दूसरे वाले की तो कुछ भी चेंज नहीं होगी। तो अब हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो ये आउट ऑफ वन की इक्वेशन हमने लिखी थी कहीं पे, ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन आ गई ना आउट ऑफ वन की। इसमें कहाँ है W5? सर नेट टू 1 हमें इसमें एम्बेड करना पड़ेगा। हाँ, तो नेट ऑफ वन में W5 छुपा हुआ है। तो अब करें जरा डेरिवेटिव कैलकुलेट। अब आपके पास सारी इक्वेशंस हैं। ET का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, ये काम होगा ना, ये जो मैंने बॉटम राइट पे लिखा हुआ है, EO1 का डेरिवेटिव लेना है। एक्चुअली E टोटल का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, EO1 का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू W5। और ये इक्वेशन लिख ली है, तो ये मैंने डेरिवेटिव लिखने की कोशिश की है, 2 से कैंसिल हो गया है, टारगेट माइनस आउट और डेरिवेटिव ऑफ आउट विद रिस्पेक्ट टू W5। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो आखिरी टर्म है लिखी हुई, आउट O1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W5। ज़रा जल्दी से कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो बस -h1 हो जाएगा हमारे। आउट O1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W5। अच्छा, इसमें ये है कि हम जब इक्वेशंस कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो आउट ऑफ वन की वैल्यू तो हमने पहले ही कैलकुलेट की, टारगेट माइनस आउट ऑफ वन तो हम पहले ही, हमें बस ये डेरिवेटिव चाहिए आउट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू W5। तो कर लिया आपने, तो मुझे बता दें, इक्वेशन बता दें, डेरिवेटिव ऑफ आउट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू W5। व्हाट इज द इक्वेशन? -h1 into target minus out of 1। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी कंपाउंड इक्वेशन है ना आउट ऑफ वन। तो हमने चेन रूल पढ़ा हुआ है कि EO1 error O1 depends on out O1, out O1 depends on net O1 and net O1 depends on W5। तो हमें डेरिवेटिव चाहिए EO1 का विद रिस्पेक्ट टू W5। तो हम उसको ना 3 डेरिवेटिव्स में सेपरेट कर लेते हैं। ये हमने ऊपर लिखा हुआ है। Basically, we started off with the aim of calculating the derivative of E total with respect to W5। तो E total में हमें पता चल गया कि EO1 ही डिपेंड करता है W5 पे। तो बेसिकली E total is EO1। तो हमने कहा कि अच्छा, EO1 depends on out of 1, एक डेरिवेटिव हमें ये चाहिए। EO1 depends on out of 1, out of 1 depends on net O1 and net O1 depends on W5। तो 3 डेरिवेटिव्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा वो जो हमें चाहिए। तो डू यू एग्री विद दिस चेन? ये आपने पढ़ा हुआ है चेन रूल? यस सर।
तो अब आप ना, आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स, आप जो है ना ये तीनों डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, ये जो तीनों लिखे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ई टोटल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट ओ वन, आउट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नेट ओ वन, और नेट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W5। आई विल वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स। हम ये देखेंगे कि क्यों हम चेन रूल यूज करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है। ई टोटल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट ऑफ वन, तो ई टोटल की क्या इक्वेशन है? ई टोटल या ई ओ वन की इक्वेशन है तो टारगेट माइनस आउट ऑफ वन, और फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आउट ऑफ वन है तो वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ई टोटल या ई ओ वन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना विद रिस्पेक्ट टू आउट ऑफ वन इज रिलेटिवली ईजियर देन कैलकुलेटिंग इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W5। तो इस वजह से हमने वो चेन रूल यूज किया। तो इसके बाद हम देख लेते हैं ये वाले जो पहले वाली टर्म यहाँ लिखी हुई है, नेट ओ वन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W5। तो कहाँ है नेट ओ वन? नेट ओ वन हमने कहीं कैलकुलेट किया था, ये इक्वेशन है नेट ओ वन का। तो इट्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W5 क्या होगा? नेट ओ वन आउट का एच ऑफ वन, आउट एच ऑफ वन। तो आउट एच वन हम कहीं कैलकुलेट करके बैठे हुए थे ना, हमने पहले किया था ना कैलकुलेट, एरर कैलकुलेट करने से पहले। तो अगर ये हमने कहीं सेव कर लिया होता, अगर हमने ये सेव किया हुआ है तो हमें ये दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हमने सेव नहीं किया तो दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोबारा कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि ज़्यादा एक वही काम जो एक दफ़ा हो चुका है दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा करने से बचना है अगर, तो हमें कहीं मेमोरी में ये रिज़ल्ट सेव करना पड़ेगा। तो या मेमोरी हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए या टाइम हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ये बीच वाली टर्म रह गई, ये कर लिया किसी ने कैलकुलेट, डेरिवेटिव ऑफ आउट ओ वन विद रिस्पेक्ट टू नेट ओ वन? किसी ने किया है कैलकुलेट? सर आउट ई रेस्ट टू पावर आउट वन और वन प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस नेट ओ वन होल स्क्वायर। सबका यही आ रहा है? यस सर। तो हम चाहते ये थे, ये है ना, ये आउट ओ वन, ये आउट की इक्वेशन। तो मुझे याद है हम लोगों ने एक डेरिवेटिव सॉल्व किया था, ये इसका क्या रिजल्ट था जब हमने लास्ट टाइम सॉल्व, डेरिवेटिव ऑफ बीटा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, क्या रिजल्ट था इसका? सर बीटा इंटू वन माइनस बीटा बीटा इंटू
1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा। तो ये क्या है? अल्फा इज इनपुट या अल्फा इज नेट और बीटा इज आउट। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ आउट विद रिस्पेक्ट टू नेट। तो ये यही है ना, डेरिवेटिव ऑफ आउट विद रिस्पेक्ट टू नेट। तो हमें पहले ही पता है कि डेरिवेटिव ऑफ आउट विद रिस्पेक्ट टू नेट होगा आउट इनटू 1 माइनस आउट। तो आउट इनटू 1 माइनस आउट होगा, तो आउट तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ना आउट। तो ये हमारी बचत हो जाएगी। कुछ चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वो जो आप डायरेक्टली ई टोटल का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू W5 without using the chain rule, in that case we had to calculate some other equations. बट इस तरह चेन रूल यूज किया है ना, तो जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें से जो कुछ चीजें हम कर चुके हैं, तो चेन रूल का हमें कुछ फायदा हुआ है। इसी दिन के लिए हमने चेन रूल पढ़ा था। सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ा था कि कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो किसी ने बना ली है। तो ये चेन रूल यूज करने का हमें ये फायदा हुआ है कि हमें जो बीच वाले कंपोनेंट्स हैं ना वो पता चल गए हैं, और वो शायद हमने कैलकुलेट किए हुए थे। टोटल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W5 ये भी हमें कैलकुलेट करना आता है। इट्स जस्ट दैट अगर इस तरह करते तो जो भी इक्वेशन बनती उसको हमें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता शायद। तो अब जो चेन रूल यूज किया उसमें हमें कंपोनेंट्स नजर आ गए हैं क्या क्या चाहिए। तो तीनों अब हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए। इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें और मुझे आंसर बताएं क्या आता है आपके पास। माइनस आउट H1 स्क्वायर। नहीं, इनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लेना, जो फाइनल न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ये आया हुआ है हमारे पास, मैंने भी कैलकुलेशंस की हुई है सारी। तो डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विद रिस्पेक्ट टू W5 इज 0.0821। तो पहले ई टोटल का डेरिवेटिव हमने लिया विद रिस्पेक्ट टू आउट ओ 1, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, माइनस टारगेट ओ 1 माइनस आउट ओ 1। आउट ओ 1 हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था। अगर हमने उसको सेव कर लिया होता तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद दोबारा हमें आउट ओ 1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर कहीं सेव किया हुआ है। और फिर आउट ओ 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू नेट ओ 1 हमें पता होता है 1 माइनस आउट ओ 1 इनटू आउट ओ 1। और डेरिवेटिव ऑफ नेट ओ 1 विद रिस्पेक्ट टू W5, नेट ओ 1 की इक्वेशन हमें पता है, तो वहाँ पे आउट H1 आ गया। तो अगर आउट H1 सेव कर लिया है तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये तीनों अब हमने कैलकुलेट कर ली हैं और हमारे पास डेरिवेटिव आया है इसका, डेरिवेटिव ऑफ ET विद रिस्पेक्ट टू W5 0.0821 और ग्रेडियंट अपडेट रूल हमने अप्लाई किया है
तो अल्फा की वैल्यू 0.5 अज्यूम की है, फिलहाल गेस की है, हमें नहीं पता अल्फा की वैल्यू 0.5 अच्छी है कि नहीं, बहरहाल फिलहाल 0.5 यूज़ कर ली है। तो जो नई अपडेटेड वैल्यू आई है W5 की वो आई है 0.3589। तो पहले पता नहीं कुछ और थी, अब 0.3589 हो गई है, पहले 0.4 थी, अब 0.3589 हो गई। तो न्यूरल नेटवर्क इज सेइंग कि नहीं, जो आपने गेस किया था ना उस वैल्यू को कम करना, ठीक है, कम हो गई। अब ये जो नई वाली वैल्यू आई है, क्या ये अच्छी है? तो ये दोबारा वही काम करेंगे, आउट O1 कैलकुलेट कर लें आप, तो एरर चेक कर लें नई वाली वैल्यू के लिए, ठीक है। तो W5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, अपडेट कर ली। अच्छा, our next goal is to update the value of W6. तो W6 की वैल्यू अपडेट करनी है तो we have to take the derivative of E total with respect to W6। तो ये अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है दोबारा। इसमें बस आपने ये बात याद रखनी है कि जब तक हम सारे पैरामीटर्स की नई वाली वैल्यू नहीं ना पता चला लेते, तब तक हम इक्वेशंस में पुरानी वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। अभी हमने W5 की नई वैल्यू पता तो चला ली है, लेकिन अभी हमने यूज़ नहीं करना उसको जब तक सबकी नई वाली वैल्यू ना पता चल जाए। तो आप मुझे बताएं कि ई टोटल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W6 क्या होगा? राइट अ चेन रूल, इसके बारे में एक चेन रूल लिखें। और चेन रूल लिखने के बाद आप वैल्यू कैलकुलेट करें, दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंड देन डू द सेम फॉर W7। W7 के लिए चेन रूल लिखें, तो okay, do it for W6 first and then W7, and we can take a 12-minute break. So let's meet after 12 minutes. So till then try doing these things if you want.